हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी को फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक फिजिक्स हजारीबाग में। मैं उमेश कुमार और आज लेकर हाजिर हूँ क्लास 12 की फिजिक्स सेट नंबर 2 लेकर के, जो कि 2000। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला सवाल है, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स केप्ट एट ए डिस्टेंस आर exert a force F on each other. If the charges are halved and distance between them is doubled, then the new force acting on each charge is. सवाल है कि यहाँ पर दो चार्जेस हैं। पहला चार्ज अगर हम कहें कि एक Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, दूसरा चार्ज Q2 है। ये दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R है, ठीक है। तो इस वक्त दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स जो हो जाएगा F इजिकल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और दूसरा केस बोल रहा है कि अगर हम दोनों चार्ज को आधा कर दें, मतलब एक चार्ज Q/2, दूसरा चार्ज भी हो जाएगा Q/2, और दोनों के बीच की जो दूरी है उसको दोगुना कर दिया जा रहा है। क्या क्या कर दिया जा रहा है? दोगुना। तो इस वक्त सेकेंड केस में जो फोर्स लगेगा वो F इजिक्वल्स टू हो जाएगा के Q/2 Q1/2 और Q2/2 डिवाइडेड बाई 2R का होल स्क्वायर, 2R का होल स्क्वायर। ये सेकेंड वाले केस वाले फोर्स जो लगेंगे उसको हम F डैश कहते हैं। अब करना क्या है कि F और F डैश को डिवाइड कर देना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली चल करके F इजिक्वल्स टू F डैश इजिक्वल्स टू 1/F/16, ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं। जो मैंने फॉर्मूला बताया ये F/16 आता है। दैट मीन्स कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो E इजिकल्स टू F/Q होता है। F का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम होता है, मतलब न्यूटन पर कूलम। तो आप देख सकते हो कि आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर हमें दिख रहा है साफ साफ, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर एक फोर्स लगेगा एलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, एलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे डायरेक्शन है ये। और ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम टू सेम होगा। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट फोर्स जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। लेकिन कि यहाँ पर एक टॉर्क लगेगा, दोनों के बीच में क्या होगा, एक यहाँ पर टॉर्क लगेगा जो कि ये इस तरह से ये रोटेट करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 वोल्ट, ये किसका यूनिट है? वोल्ट। वोल्ट जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है W/Q, W/Q, जहाँ पर W जो है इसका ऐसा यूनिट हो जाता है जूल, और चार्ज का होता है कूल, मतलब जूल पर कूलम। इस प्रकार से मेरा आंसर हो जाएगा सी नंबर, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, जूल पर कूलम, राइट। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, क्योंकि मैं आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उसके जितने भी सेट होंगे उस सारे सेट को मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा, इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि if a dielectric is introduced in between the two plates of a parallel plate capacitor, then its capacitance। कहा जा रहा है कि अगर किसी कैपेसिटर के बीच में कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें एक डायरेक्टिव मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो पिछले सेट में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि ये जो होगा उसका कैपेसिटेंस वो इंक्रीज कर जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि कौन सा आंसर मैच करेगा दोस्तों? इसका आंसर मैच कर जाएगा ए नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, अगर कोई स्पेस है जहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसका सीधा सीधी मतलब है कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पॉइंट टू पॉइंट उसका पोटेंशियल चेंज होगा, राइट। लेकिन कि कह रहा है कि वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो एक ही केस हो सकता है और वो केस है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा, राइट। तो चलते हैं हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is the not correct expression for energy stored in a capacitor। कोई भी कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में जो एनर्जी होता है, पहला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c और तीसरा होता है हाफ क्यू भी। तो ये ए बी सी ये तीनों ऑप्शन जो दिख रहा है हम लोगों को, ये तीनों होता है। तो कौन नहीं होता है? तो सीधी सी बात है कि ये डी नंबर में जो है आपका डी क्यू भी स्क्वायर, ये ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या होगा? जैसे कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है E इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम, और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसका मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉसियस लॉ इज कॉल्ड। जब हम लोग गॉसियस थ्योरम का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो वहाँ पे क्या करना होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाइंड करते हैं तो एक हम लोग किसी चार्ज के सराउंडिंग एक हम सरफेस को कंसिडर करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। मतलब आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, राइट। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गॉसियन सरफेस कहते हैं उसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस विल बी। कोई भी क्यूब को हम जानते हैं, ये क्यूब इस तरह का होता है, ऐसे शक्ल इसका होता है, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, और इसके बीच में एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कि इस चार्ज क्यू की वजह से, किसी चार्ज क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है φ=1/ε नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो यहाँ क्लोज सरफेस कौन सा हो गया? पूरा क्यूब हो गया। इस क्यूब के अंदर में ये चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होगा इसके पूरे फेस पे। तो मुझे पता करना है कि एक फेस पे कितना होगा, तो क्या होगा, टोटल का 1/6 हो जाएगा। तो अभी देखिए हम लोग कि 1/ε टाइम्स क्यू, इसको क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय। ओम्स लॉ केवल और केवल कंडक्टर फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है? कंडक्टर फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज विथ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। दोस्तों इसमें जो है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस, उसके इंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंटेंसिटी होगा, उतने ही ज़्यादा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ड्रिफ्ट करेंगे। दैट मीन्स कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये सेट 1 में भी क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ्स का पहला, जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट रूल, जंक्शन रूल, ये इसमें चार्ज कंजर्वेशन होता है। और किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ होता है उसको हम लोग कहते हैं लूप या फिर सर्किट लॉ कहते हैं। इसमें एनर्जी कंजर्व होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? चार्ज, दैट इज बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। अभी जस्ट मैंने बताया कि सेकंड रूल जो होता है आपका लूप रूल, उसमें आपका एनर्जी कंजर्व होता है। मतलब इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। कोई भी रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल का जो है वो उसके मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। कोई भी कंडक्टर हो चाहे जो भी हो, उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा ये डिपेंड करता है मटेरियल कैसा होगा, किस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो है केवल और केवल जो रेजिस्टिविटी है वो आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। एक फार्मूला होता है रोटी इज इक्वल्स टू, एक मिनट, रोटी क्या होता है दोस्तों? रोटी इज इक्वल्स टू रो नॉट प्लस अल्फा टाइम्स टी माइनस टी नॉट, टी माइनस
टी नॉट। ठीक है, तो ये एक फार्मूला होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। राइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n cells each of EMF E and internal resistance are connected in parallel, then the total EMF and internal resistance will be। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि ये बैटरी जो होता है वो इस शक्ल का ऐसे होता है, बहुत सारे बैटरी जुड़े हुए यहाँ पे, ये सारे के सारे पैरेलल में है, ये पैरेलल कंडीशन बताया गया यहाँ पे। तो इस सारे में एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होते हैं, ये सारे क्या हैं, ये पैरेलल हैं, सारे के सारे क्या हैं, ये सब ये पैरेलल हैं। तो पैरेलल जब रेजिस्टेंस होते हैं तो एक्चुअली में इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो आपका R/N होता है। आप अगर सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, है ना, तो ये R/N होता है। नेक्स्ट क्या है कि जो सारे के सारे एक कॉमन ईएमएफ से जुड़े हुए हैं, सबका ईएमएफ सेम सेम होगा चूंकि ये पैरेलल में है, तो जितने भी इसमें कॉम्बिनेशन जो भी होगा, जितना भी नंबर ऑफ बैटरी जुड़े होंगे अगर पैरेलल में है तो सबका सेम टू सेम होगा। मतलब कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा वो ई होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R/N होगा। इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर मैच करेगा दोस्तों, तो आंसर जो होगा ए नंबर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन। ये सीधी सीधी बात है कि जो एलॉय होते हैं वो नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसमें थ्योरेटिकल है ये, इसमें कोई बहस की बात यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोस्तों मैं बता दूं कि आपके पास अगर बहुत सारे रजिस्टर हैं और आपका इच्छा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस प्राप्त हो, तो आप कुछ मत कीजिए, जितने भी रजिस्टर हैं सबको सीरीज में जोड़ दीजिए। मतलब कि ज़्यादा रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए हमें रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, रजिस्टर को हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कम से कम रेजिस्टेंस हमको मिले, है ना, तो क्या करेंगे, इस सारे को हम लोग पैरेलल में जोड़ देंगे। सारे को क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल में जोड़ देंगे, सारे के सारे पैरेलल में जोड़ देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, डिक्रीज कर जाएगा। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ये व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। देखिए दोस्तों, अगर हम बैटरी का टर्मिनल को इंटरचेंज कर देंगे और गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज में उसको चेंज कर देंगे, तो इसको चेंज करने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, वो अनचेंज रहेगा, दैट मीन्स क्या होगा, नॉट चेंज। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल करंट्स आर। ये कई बार मैंने डिस्कस किया है कि अगर किसी कंडक्टर में दो कंडक्टर हैं, अगर सेम डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है, इसमें I1 इसमें I2, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। मतलब जो पैरेलल होंगे ये क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा। वही अगर एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो ये एंटी पैरेलल कहलाएगा। इसमें करंट I1 इसमें करंट I2, तो इस केस में दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा, पैरेलल करंट्स रिपेल एंड एंटी पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट। ये तो गलत बात है, बी नंबर ऑप्शन है, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप देख रहे हैं टेक फिजिक्स हजारीबाग को, आगे भी देखते रहें और पूरा देखें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विथ वेलोसिटी v इन ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ्ड देन रेडियस बिकम। देखिए, एक हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर करता है तो वह एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। तो ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इसके लिए क्या पैरामीटर्स होंगे, तो पैरामीटर्स क्या हैं, ये डिपेंड करते हैं, ये R=mv/qb, mv/qb। राइट, तो ये R हो गया। अगर बोला जा सेकंड केस में बोला जा रहा है कि ये अगर उसका वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा, है ना, और इसके जो है मैग्नेटिक फील्ड है उसको आधा कर दिया जाए, मतलब q × b/2, तो 2 ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 4 टाइम्स mv/qb हो जाएगा। तो पहले से कितना हो जाएगा, रेडियस 4 गुना उसका इंक्रीज कर जाएगा। राइट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर इज बी, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वेबर होता है दोस्तों, याद रखना है, ये कभी पूछा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सलरेट। साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है पॉजिटिव आयन को एक्सलरेट करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज। हम जानते हैं कि कोई भी अगर सर्कुलर लूप है, अगर उसका रेडियस आर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फार्मूला होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बट्टे 2r। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r का। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल current carrying conductors is doubled, what will be the effect of force between the conductors। देखिए, अगर डिस्टेंस को हम दोगुना कर देंगे तो ये दोनों के बीच लगने वाले जो फोर्स है वो आधा हो जाएगा। कैसे आधा हो जाएगा, दो कंडक्टर है, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, एक I1 दूसरा I2, ठीक है, दोनों के बीच में मान लेते डिस्टेंस जो है वो r है। तो अभी इस वक्त दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि डिस्टेंस को दो गुना करेंगे तो ये क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा आपका बी डैश जो होगा आपका वो क्या होगा, म्यू नॉट बट्टे 4 पाई, म्यू नॉट बट्टे 4 पाई 2I1 I2 बट्टे 2r। तो पहले से क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्स बिकम्स 1/2 टाइम्स, सो दिस विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स वाइल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए दोस्तों, अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अगर मूव करे या फिर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही होना चाहिए, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, तो इस केस में उस चार्ज पार्टिकल पे किसी प्रकार का कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होता है। कारण क्या है, देख लीजिए, फार्मूला होता है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। जब पैरेलल होगा उसमें थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 मतलब पूरा फोर्स क्या हो जाएगा 0। जब उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं तो बिना डेविएट किए वो सीधा निकल जाएगा। अगर वो एंटी पैरेलल होगा तो यहाँ 180 पुट करेंगे, 100 साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है, तो उस समय भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल इंटर करेगा तो उस पर किसी प्रकार का कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा द चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। गलत बात है, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, बिना डेविएट किए हुए तभी जा सकता है जब दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ बिहेव्स एज a magnet with magnetic field pointing approximately from geometry geographical। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हम जानते हैं कि ये मेरा अर्थ है, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल GN जिसको बोलते हैं, और ये है ज्योग्राफिकल साउथ पोल। तो अर्थ का जो मैग्नेट होता है वो कुछ एंगल बना करके, है ना, इसको होता है 11.3 ओके, 11.3 एंगल बनता है, ये आपका अर्थ मैग्नेट है। तो अर्थ का जो मैग्नेट है वो जिधर जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है उधर मैग्नेट का साउथ पोल होता है। क्या होता है उधर, तो इधर साउथ पोल हो जाएगा और इधर आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। क्या हो जाएगा, ये साउथ से नॉर्थ, जिधर अर्थ का नॉर्थ पोल होगा उधर अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल होगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस। अभी हमने बताया आपको कि ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल।
ये आपका मैग्नेट है, ये इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल सॉरी, और ये होगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। चूँकि थोड़ा उल्टा होता है, इधर नॉर्थ पोल तो इधर क्या होगा मैग्नेट का साउथ पोल। तो एक ऐसा प्लेन जो जोग्राफिकल एक्सिस इधर से होकर के जाए, इसको हम बोलते हैं जोग्राफिकल मेरिडियन, और एक ऐसा प्लेन जो इधर से मैग्नेटिक एक्सिस से होकर जाता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, जो कि 11.3 होता है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्या होगा? सो ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा? ऑप्शन है कांस्टेंट एवरीवेयर, बी नंबर ऑप्शन जीरो एवरीवेयर, सी नंबर हैविंग वेरी हाई वैल्यू, एंड डी नंबर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। ये डी नंबर जो होगा आपका राइट आंसर होगा, चूंकि अर्थ का जो स्ट्रेंथ होता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, चूंकि हर जगह पे उसका अर्थ का जो बनावट है वो अलग अलग है और प्लेसेस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट के हैं उसके, इसके वजह से जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा वो हर जगह पे अलग अलग होगा। ठीक है, सो आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड at a place is √3 times the horizontal component of value of angle of D at this place is। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जो अर्थ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब बी भी ये जो होगा √3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर इसको हम बी एच को इधर लेफ्ट चले आए तो क्या हो जाएगा फार्मूला? ये हो जाएगा बी वी बट्टे बी एच, बी वी बट्टे बी एच इज इक्वल्स टू √3, इज इक्वल्स टू √3, और बी वी बाई बी एच इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डी, जो लिखते हैं हम tan डेल्टा। क्या लिखते हैं दोस्तों? tan डेल्टा इज इक्वल्स कितना हो जाएगा? √3। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 वैल्यू कितना होगा आपका? 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सी नंबर विल बी द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंजेस लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। दोस्तों मैं एक बार और बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो है वो चार्ज कंजर्वेशन के लिए है, सेकेंड लॉ है किरचॉफ्स का एनर्जी कंजर्वेशन, और लेंजेस लॉ में भी एनर्जी कंजर्वेशन होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि लेंजेस लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ एनर्जी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इज। किसी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो किसके क्या होगा वो? तो आप जानते हो कि किसी कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है, अगर वो समय के साथ चेंज हो, समय के साथ अगर वो चेंज हो तो उसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। सिर्फ फ्लक्स को चेंज होने से नहीं होगा, उसका समय के साथ चेंज होना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला आंसर ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो बी इज द राइट आंसर। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको समय के साथ चेंज होना होगा। ये फार्मूला होता है ईएमएफ का, हम लोग जानते हैं माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। ये डी फाई बाई डी टी यही रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो राइट आंसर विल बी बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस आई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोस्तों म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो एस आई यूनिट होता है वो हेनरी होता है, इसको याद रखिए। ये पूछा जाता है सवाल, कई बार पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और अंतिम सवाल इस सेट का लास्ट सवाल है, द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू ए सरफेस देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो विल बी। दोस्तों अगर हम माने कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक सरफेस है, ऐसा कोई सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का एक ही कॉन्सेप्ट है कि कोई क्लोज सरफेस है, उस सरफेस से होकर के कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करते हैं। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से होकर के क्रॉस करेगा उतना ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।